नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव में भी इस बात को लेकर कि कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों किस तरह से अपनी बात को जनता के सामने रख रही हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से मंदिर मंदिर जाकर अपनी जो पूर्व की पृष्ठभूमि है उसको बदलने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं रविंद्र अवस्थी जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अगर मैं बात करूं सपाक्स की तो सपाक्स से भी वरिष्ठ नेता हैं और जिसको कहें इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में वो इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक हैं कि वो अफसरशाही से भी जुड़े रहे हैं और साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र से भी हैं। तो ऐसे हरिओम गुप्ता जी सपाक्स का पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत। और सबसे पहला सवाल रविंद्र जी आपसे कि ये जो अब चुनाव का मौका है और उस दौरान एक तो बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है और दूसरा जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है कि आपके जो नेता हैं वो प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं क्षेत्र में, जैसा कुछ है सब चल रहा है बस इसी, और किसके भरोसे चल रहा है ये कोई जानता नहीं। देखिए, पहले तो ये बताऊं, लगभग हमारे सभी प्रत्याशी मध्य प्रदेश में घोषित हो चुके हैं। 3 जगह रह गई हैं, विदिशा, इंदौर, भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हमारा संगठन बहुत मजबूत है और इन तीनों जगहों पर पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ते हैं। और लगातार इन सीटों पर हम पिछले 35 सालों से काबिज हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। तो ये कोई मायने नहीं रखा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का कार्यकर्ता पूरी दम के साथ चुनाव लड़ने वाला है और पूरी तरह से तैयार है। पर प्रत्याशी चयन में फिर विलंब क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं कि सीटें आपकी हैं, तो अब भोपाल की बात करें तो दिग्विजय सिंह जी को लगभग 15-20 दिन से ऊपर हो रहे हैं प्रत्याशी घोषित हुए। उन्होंने एक दौर का अपना जो जनसंपर्क अभियान है वो भी कंप्लीट कर लिया। आपके पास तो अब 1 महीने से भी कम का समय बचा प्रत्याशी के लिए। नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। दिग्विजय सिंह जी का तो सब जग जाहिर है, वो उनका तो लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो तो कांग्रेस की इंटरनल गुटबाजी ने उनको भोपाल में फंसा दिया है और उनकी राजनीति खत्म करने की कुछ कमलनाथ जी की और सिंधिया जी की साजिश है और वो उसमें कामयाब भी हो गए वो लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो कमलनाथ जी और सिंधिया जी ने दोनों ने मिलके उनको बोलने का बहुत बोलते हैं, ये चलिए आइए मैदान में। नहीं, पर अगर आप अच्छा प्रत्याशी नहीं देंगे, समय से नहीं देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दावा जो आपका है वो गलत साबित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता और बहुत अच्छा प्रत्याशी है। हमारे पास ये नेताओं का टोटा नहीं है हमारे पास कि हम मालूम पड़ा राहुल गांधी कमजोर पड़ रहे हैं तो प्रियंका गांधी ले आए, प्रियंका गांधी कमजोर पड़ रही तो उन्हें वाड्रा साहब को भी ले आओ, वाड्रा साहब से भी नहीं बन रही तो उनके लड़के रेहान को ले आओ। और वो ये वहाँ पर तो हमारे यहाँ तो एक मोहल्ले से अगर हम निकालेंगे तो लोकसभा के 10 प्रत्याशी निकल आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत नेतृत्व, इतना मजबूत कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए हमारे लिए चुनौती नहीं है ये। यहाँ गुप्ता जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपकी पार्टी तो बिल्कुल नई है, विधानसभा में आपने थोड़ी बहुत मशक्कत की पर अब लोकसभा में आपकी अग्नि परीक्षा भी है जी, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी में आप अपना अस्तित्व बना पाएंगे? देखिए तिवारी साहब, हमने पूर्व में भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुँचाई थी कि जो मध्य प्रदेश राज्य है, हिंदी भाषी राज्यों में जहाँ 2 दलीय लगभग व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ कोई भी नया दल जो आता है वो अपनी विचारधारा को जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करता है और उस विचारधारा से इतने वोट प्रभावित हो जाते हैं कि सरकारें बदल जाती हैं। मैं अपने वरिष्ठ सहपाठी जिन्होंने अभी इतनी बड़ी बात कही कि साहब हमारी तो बूथ लेवल तक की तैयारी है, इनका अगर विधानसभा में स्लोगन था कि अब की बार 200 पार, और उसके बाद क्या स्थिति रही, मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी। गर्व अहंकार कभी भी किसी व्यक्ति का नहीं रहता और अहंकार के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति 3 राज्यों में हुई, आज वही पूरे देश में जो मुद्दा है, राष्ट्रवाद को इन्होंने परिवर्तित कर दिया है और चीज़ों पर परिवर्तित कर दिया, लेकिन अहंकार के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मूल मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा।
वही एट्रोसिटी एक्ट, वही आरक्षण की नीति जिनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेश देते हैं और उसको भी अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं और परिवर्तन कर देते हैं। तो तुष्टीकरण की नीति तो मुख्य रूप से, वैसे तो दोनों दल कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों किस तरह अपनी सत्ता को काबिज करने रखना चाहते हैं, इससे नूरा कुश्ती में लगे रहते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस की तैयारी, निश्चित रूप से कांग्रेस राज्य में सत्ता में है तो उसका लाभ उन्हें मिला है और उस तैयारी से उन्होंने प्रारंभिक तौर पर जो उम्मीदवारों को खड़ा किया है, तैयार किया है, उन्होंने पहले बाजी तो मारी है और निश्चित रूप से ये जब प्रचार के बाद परिणाम की स्थिति क्या होगी वो बात अलग है। लेकिन अहंकार किसी भी चीज का अति होती है। अब अहंकार की बात करें, छत्तीसगढ़ में पूरे के पूरे 11 कैंडिडेट बदलने पड़े, क्योंकि वो तो कह रहे थे वहां भी 60 सीटें आएंगी, क्या स्थिति रही। तो ये एक सोचने का मुद्दा। जहां तक सपाक्स की बात है, सपाक्स ने तो कुल पूरे देश में हमारे 55 उम्मीदवार खड़े करने की बात की है। मध्य प्रदेश में हम 15 सीटों पर खड़े करेंगे। अब तक हमने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं और हमारे अभी ऑन प्रोसेस में हैं। और निश्चित रूप से हमने एक विचारधारा दी है कि हम संविधान के अनुसार एक संविधान, एक देश, एक नियम, ये नहीं कि किसी जाति के लिए कोई नियम, किसी जाति के लिए कोई नियम और उस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा है। सिर्फ वोट की कैसे हमारा सुरक्षित हो, इसके लिए काम करना चाहती है। तो इसका विरोध सपाक्स पार्टी ने किया है। सपाक्स पार्टी ने अभी अपना घोषणा पत्र भी जारी किया और उसमें भी यही सारी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है इस देश में, वो सारी चीज़ें खत्म करने का हमारा दृढ़ संकल्प है। देश को कैसे विकसित किया जाए, हमने अपने मुद्दे में सीमित परिवार की भी बात की है, जो कोई पार्टी बात नहीं करना चाहती। हमारा आज अगर हम आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं, विकास का देश बनना चाहते हैं, तो जब तक हम परिवार नियोजन की बात नहीं करेंगे, सीमित परिवार की बात नहीं करेंगे। एक दल कहता है कि नहीं, एक वर्ग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है तो उस पर ये कार्रवाई करो, वो एक बच्चे कह रहा है और पैदा करो, तो हमारे देश की स्थिति को हम कहाँ ले जाएंगे? क्या वोट की राजनीति के लिए हम सारी व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न कर देंगे? ये इस पर विचार करना होगा। और सपाक्स पार्टी विचारधारा के साथ प्रबुद्ध वर्ग के बीच में आई है और निश्चित रूप से हम अपनी विचारधारा से इतने वोट तो प्रभावित कर ही सकते हैं जो पिछले विधानसभा में आपने परिणाम देखा था, माई के लालों ने क्या स्थिति निर्मित कर दी। बिल्कुल। यहाँ रविंद्र जी, ये सवाल आपसे कि आपकी पार्टी में कुछ नेताओं को घमंड हो गया है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जो कुछ करूँगा वो ठीक होगा, और ये शिवराज जी ने भी किया तो उनकी हालत आपने देखी। अब केंद्र से भी यही स्थिति नज़र आ रही है। प्रत्याशी चयन की बात हो, सभी पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं को आपने एक सिरे से खारिज कर दिया है। अच्छी बात है, जो बुजुर्ग हैं उनको आपने हटा के नयों को मौका दिया है। पर सवाल ये है कि जिन मुद्दों पर आपकी सरकार आई उनमें से 5 के 5 मुद्दे हल नहीं हुए हैं। आप चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, वो नहीं दिखता है। धारा 370 कश्मीर से हटाना हो, वो नहीं आप कर पाए। आप राम मंदिर निर्माण का जो दावा करते थे वो भी पूरा नहीं कर पाए। बेरोजगारों को रोजगार देना था वो नहीं कर पाए। काला धन जो है वो नहीं ला पाए। तो ऐसे ये जो 5-6 मुद्दे हैं, इन पर आप जनता को क्या जवाब देंगे? देखिए तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी की उस बात से शुरू करना चाहता हूं जिन्होंने कहा था आरक्षण को लेकर। तो पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र की जिसने 10% आरक्षण सवर्ण समाज को दिया है। ये मतलब पहली हिम्मत है। तो देखिए हमारे पास एक मेजॉरिटी, हमारे पास वो भी तब दिया जब विरोध हुआ। नहीं, 3 राज्य जब हार गए और का तो जन्म ही उसी सारे दलों ने तय कर लिया कि अब सामान्य वर्ग हम सबसे कमाए। गुप्ता जी, मेरा मतलब निवेदन ये है कि 3 राज्यों में हम पिछले 15 साल से काबिज थे। एंटी इनकन्वेंसी हमारे खिलाफ थी, कार्यकर्ता थोड़ा सा हमसे नाराज था, वो नाराजी दूर हो गई। जनता को भी लग गया कि गलत निर्णय हो गया और कोई बहुत ज्यादा मार्जिन से, अब मध्य प्रदेश की बात करें, हमारी 109 है, आपकी 114 है, तो बहुत बड़ी मार्जिन नहीं है ये आपकी। आप सोचो आपने बहुत बड़ी क्रांति ला दी हो मध्य प्रदेश में कि बहुत कुछ उखाड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं रविंद्र जी, सवाल ये भी है ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ नहीं है, तो आप तो 200 पार के नारे पे उतरे थे और 100 पे जिसको कहें 109 ही हो पाए। जीत एक वोट से भी होती है। पिछले विधानसभा में नहीं गुप्ता जी, मैं आपकी इस बात से जीत होती है, जीत होती है, पर आप ये कह दो कि आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया
तो आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया। हम- आपका हम- वोट कितना हम मिला है ये कतई- आपको हम मालूम है। कतई गर्वोन्नत नहीं और है, हम एक आप- विचारधारा को लेके चले हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपकी आप विचारधारा झूठ का- नहीं है, आप कांग्रेस की बी टीम है। आप- सच बात तो ये है कांग्रेस हमसे झूठ लड़ नहीं का- पा रही है, झूठ तो का हमारे प्रोपेगेंडा हमारे करने के परिवार लिए- में ही, आप हमारे परिवार से हैं इसलिए आप अपने परिवार में प्रोपेगेंडा करके झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं है। मतलब नहीं, कांग्रेस चलिए- की आप कांग्रेस के चलिए, शरणागत रवींद्र हो गए हैं और रवींद्र जी- सबाक जो है जी। ठीक है रविंद्र जी, बात ये भी उठती है कि अभी भी बीजेपी का कोई जो अभियान है या फिर अपनी गलतियां हैं उनको मानने की बात नहीं उठ रही है। आज आप देखिए भोपाल की अगर हम बात करें तो एक तरफ लोकसभा के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह, वो जाते हैं यहाँ के रामनवमी के त्यौहार पर राम मंदिर में दर्शन करने, तत्काल कांग्रेस कार्यालय की ज़मीन जो है वो आवंटित करने की बात कर देते हैं कि मंदिर के लिए दी जाएगी। आपकी सरकार यहाँ थी शिवराज जी की, तो कितने मंदिर तोड़े गए ये सबके संज्ञान में है। तो ऐसा क्यों कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और वो जो कहते नहीं है कर देते हैं। मेरा बिल्कुल प्रकाश जी आपने बिल्कुल सही बात की। और आज सुबह जब मैंने अखबारों में पढ़ा तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि दिग्विजय सिंह जी ने राम मंदिर के लिए जगह दे दी। अरे आप मानिए, जब आपको अलर्ट हुई थी आज से 3 साल पहले, सबसे पहले मैं उस जगह पे गया था और मैंने उस बोर्ड को पोता था। अखबारों की सुर्खियां, आपके चैनल ने भी बताया था, पूरे भोपाल की मीडिया ने बताया था। वो जमीन ना कांग्रेस कार्यालय की थी, ना सरकार की थी, ना वक्फ बोर्ड की थी। वक्फ बोर्ड वालों ने भी उस पर आपत्ति, वो जमीन श्री राम मंदिर न्यास की जमीन थी और उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। नहीं 15 साल तक आपकी सरकार नहीं, वो मंदिर को मंदिर न्यास को वहां पर उसको निर्माण करना, मंदिर न्यास के पोजीशन में वो जमीन है। सवाल देखिए रविंद्र, बोर्ड जो लगा दिया था अनिर्दिष्ट रूप से उस टाइम कांग्रेस कार्यालय के। रविंद्र जी सवाल ये है कि 15 साल आपकी सरकार रही, 13.5 साल मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान रहे, तो आपको 13.5 साल में होश नहीं आया क्या? नहीं, हमें होश आया और तभी तो अब राम मंदिर की जमीन को 1 इंच कोई ले नहीं पाया अभी तक। दिग्विजय सिंह जी आए साहब, वो तो ये बात वो हो गई कि मैं तुम्हें जाओ पूरी सल्तनत देता हूं और मालूम पड़ा खुद के पास घर पे रहने को मकान नहीं है। तो दिग्विजय सिंह जी इस समय हवा में है और राजा साहब को मैं रविंद्र जी ये आप भले ही आप इसमें गर्वोक्ति के साथ कुछ भी चीजें कहें, पर हकीकत तो ये है कि आपने 13.5 साल में भोपाल के ही ये जो प्रमुख मंदिर है रविदिया रोड वाला श्री राम मंदिर गुरु बख्श की तलैया वाला, उसके समस्या के निदान के लिए कोई उपाय नहीं किया। सही है कि नहीं? नहीं, अरे समस्या वहां है ही नहीं। तो जो भाई समस्या हो तो निदान करे ना। मंदिर वाले समस्या नहीं तो फिर कांग्रेस ने बोर्ड कैसे लगाया? नहीं, 3 साल पहले कांग्रेस ने बोर्ड लगाया। सेकंड डे मतलब दूसरे दिन ही हम लोगों ने सबने हटा के वो बोर्ड हटा दिया। फिर कांग्रेस डबल से क्यों नहीं आई वहां पर गुप्ता जी? कहीं उनको अलॉट है वो जमीन नहीं है, वो अलर्ट। मैंने क्या कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है पर मैं सारा जमाना दूसरों को दे देता हूँ। ये तो फालतू की बातें हैं। नहीं रविंद्र जी, सवाल ये नहीं है, वहाँ की जनता भी जानती है और राम मंदिर न्यास के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये बात आपके पदाधिकारियों के सामने भी रखी थी, जो जाते थे बीजेपी के, आपके जो मंत्री जाते थे उनसे भी वो आग्रह करते थे, पर आप में से किसी ने नहीं सुना। दिग्विजय सिंह आज गए, उन्होंने तत्काल उसको स्वीकार कर लिया। आपको नहीं लगता कि ये आपकी कमी तो रही है? देखिए, हमारी थोड़ी बहुत कमी थी तो उसका खामियाजा हमें मिल चुका है विधानसभा के चुनाव में, हम इसको स्वीकार करते हैं। पर सवाल ये है कि आज अगर आप ये सोचते हैं कि लोग नरेंद्र मोदी जी से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज हैं, तो ये गलत है। आज लोगों को अफसोस है भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनने का। आप जनमानस से बात करेंगे, आप जनता के बीच में जाएंगे, लोग कहेंगे कि एक थोड़ा सा निर्णय गलत हो गया भोपाल में और वो निर्णय की सुधार जनता भोपाल की कर देगी। और दिग्विजय सिंह जी कितना भी हाथ पैर मार लें राजा साहब हमारे, और उन्होंने नर्मदा परिक्रमा भी की और हिंदू होने का बड़ा वो सर्टिफिकेट भी लेके घूम रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर इस चुनाव में तिवारी जी एक बात मैं कह देता हूं और मुझे कहना चाहिए, मुझे गर्व भी होना चाहिए इस बात को कि पहला चुनाव देश का ये हो रहा है लोकसभा का जिसमें हर आदमी जामा मस्जिद नहीं जाकर मंदिर जा रहा है। तो ये तो एक बड़ी बात हो गई है इस चुनाव में। नहीं, पर सवाल ये है ना रविंद्र जी के जिनको आप कमजोर समझ रहे हैं, हो सकता है वही आपको पटकनी दे दें, क्योंकि आपने जो हिंदू का कोई पेटेंट तो करा नहीं रखा पार्टी में। नहीं, हिंदू का पेटेंट तो कुछ भी नहीं है। सुन तो लीजिए, बुरा भी लगेगा आपको, पर आप बताइए जितने भी भोपाल में अभी चाहे आप देखें केबल स्टे ब्रिज जो आपने राजा भोज सेतु बनाया उसमें आपने मंदिर तोड़ दिए, आपने मस्जिदों को सुरक्षित रखा, आप मस्जिदों के हितैषी थे, मंदिरों के नहीं थे, ये साफ नजर आया। कांग्रेस कम से कम ऐसा आडंबर तो नहीं करती आप जैसा। देखिए, ये मैं आपको बता दूं,
ये सही है कि नहीं, बताइए पहले। ये मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं इस बात पे, पर सवाल ये है कि कई बार जैसे हिंदू धर्म जो है बड़ा उदार धर्म है, यहाँ के हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले बड़े उदार होते हैं, तो उन्हें लगता है कि जन समस्याएं अगर बहुत हैं और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ चीज़ें शिफ्ट की जा रही हैं तो कोई बुराई है। वो कोई एक हमारे मुस्लिम वर्ग के लोगों को लगता है कि नहीं, मेरी कब्रिस्तान की एक ईंट भी नहीं हटनी चाहिए, चाहे लाखों लोग परेशान होते रहें। तो हो सकता है उनके धर्म में लोगों को परेशान करना सिखाया गया हो, मेरे धर्म में तो ये सिखाया गया है कि अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो उस चीज़ को हटा देना चाहिए। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि देखिए, कार्रवाई सबके लिए समान होनी चाहिए, ना हम मंदिर के पक्ष में ना मस्जिद के पक्ष में। पर आपके यहाँ तो कुछ ऐसा सिस्टम चल पड़ा था पिछले 7 साल में, 5 साल में, कि सीएम हाउस ही अड्डा बन गया था कि यहाँ पे ईद भी मनेगी, यहाँ पर फलाना भी त्यौहार मनेगा, यहाँ क्रिश्चियन भी आएंगे, यहाँ हिंदू भी आएंगे। अरे आपने शासन चलाने के लिए सीएम हाउस लिया था या ये आडंबर करने के लिए? नहीं, मैं एक बात आपकी तिवारी जी मैं मान लेता हूँ। देखिए, सरकार सबकी होती है, सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, किसी एक धर्म की नहीं होती, एक समाज की नहीं होती। यहाँ ईमानदारी से क्यों नहीं दिखाया आपने ये बात? नहीं, मेरा मतलब उसमें ये है कि कोई त्योहार कहीं मनाने, अगर सीएम हाउस में कुछ त्योहार मना गए तो मनाने, यही कह रहा हूँ कि वहाँ जो आप आडंबर कर रहे सीएम हाउस में कि पगड़ी पहन ली, टोपी पहन ली और होली खेल ली, वहाँ आप पूरा आडंबर कर रहे हैं। पर मैदान में जब देख रहा है हिंदू और मुस्लिम या ईसाई या सिख, तो वहां आप भेदभाव कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये हिंदू तो आपके परंपरागत गुलाम है तो आपको वोट देंगे। देखिए तिवारी जी, 2 बातें आपने कही। आपने कहा भेदभाव कर रहे हैं, अगर भेदभाव कर रहे होते तो एक धर्म के साथ मतलब आपने कहा हम सब धर्मों को मान रहे हैं, सब धर्मों को तो भेदभाव तो नहीं है ये। आप तो पुराने भोपाल के निवासी हैं और बड़े हिंदू नेता हैं उस क्षेत्र के। आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपने केबल स्टे ब्रिज जो बना उसके निर्माण में हिंदुओं के साथ अन्याय किया कि नहीं किया? नहीं, उसमें हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं किया, उसमें हमने मुसलमानों को परेशान नहीं किया, ये आप कह सकते हैं। बहुत अच्छा। नहीं, मुसलमानों को परेशान नहीं किया। तोड़ तो दिए मंदिर आप। हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े, हिंदुओं के मंदिर शिफ्ट किए हैं। और अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। अगर ये बात थी तो भोपाल की जनता ने उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक भी हमारे हारे हैं उन्हीं क्षेत्रों से, बहुत अच्छे हैं। और एक तीसरा विधायक जो कांग्रेस का जीता, बहुत ऐतिहासिक मतों से जीता। दिया जाना चाहिए कि आप वाकई अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। और वो गलती मैं पब्लिकली कहता हूं, मैं जनता के बीच में कहता हूं कि वो हमारी गलती थी। अगर 29 मंदिर तोड़े गए थे, 29 मंदिर शिफ्ट किए गए थे, अगर कुछ आज हमें दिखता है सामने कि वो भी शिफ्ट किया जाना चाहिए था तो किया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल दिल से इस बात को मानता हूं कि कहीं उस टाइम हिंदुओं के साथ थोड़ा सा हो गया था, तो जिसका हमें कीमत चुकानी पड़ी है, जिसकी हमें। यहाँ आपसे ये सवाल हरिओम जी कि ये सारे घटनाक्रम के बावजूद जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी की लाइन लेती हुई नजर आ रही है और बीजेपी जो है वो बिल्कुल कांग्रेसीकरण हो गया है एक तरीके से। देखिए, मैं इस बात पर जो मंदिरों की बात कर रही थी, अगर कानून का राज होता, हम बार बार ये कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है संविधान के प्रावधान नियम के अनुसार से कानून सरकार चलानी चाहिए। हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 5 साल पहले ये ऑर्डर दिए थे कि सार्वजनिक स्थानों पर बीच में बगैर नियमों के जो मंदिर बने हैं उन सबको हटाया जाए। जबलपुर मध्य प्रदेश का ऐसा शहर है, चूंकि मैं हाई कोर्ट का मुख्यालय है, आप जबलपुर जाके देखिए, एक एक मंदिर, एक एक मस्जिद जो भी किसी भी धर्म का था, यदि वो सार्वजनिक स्थान पर था, गलत जगह तरीके से बना था, उन सबको डिमोलिश किया गया। यहाँ पिछले 5 सालों से कलेक्टरों ने गलत रिपोर्ट भेजी, बीच रोड पे लोग मंदिर बनाते हैं, फिर वहां दुकानें बना लेते हैं, केवल स्टे ब्रिज के मंदिर ही नहीं बनाते, और भी धार्मिक स्थल है गुप्ता जी, और भी धार्मिक स्थल है, मज़ारे हैं बीच बीच रोड पे, रोज नई नई मज़ारे बन रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप पारदर्शिता रखते, कानून का राज करते, तो हाईकोर्ट के आदेश का तो पालन करते, पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी आप नहीं करना चाहते, सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। और वोट की राजनीति के कारण ही केवल स्टे ब्रिज के पास जो सीधा रास्ता जाना चाहिए था, वहां आपने मस्जिद हटा दी छोड़ के और फिर तिरछा रास्ता बनाया। नहीं, ये आपने वो एक अंडरब्रिज यहाँ नहीं, पहले तो ये बताइए आप, सपाक्स वाले जो आए वो साधुओं की राजनीति करना है, वो भी तो वोट की राजनीति कर रहे हैं। वो कौन सी, हम एक ही बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं संविधान का जो प्रावधान है, आपको संविधान सम्मत तरीके से जब चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार, आपके मोदी जी छाती पीट कर कहते हैं कि हम
कानून का राज चला रहे हैं, हम नियम से हम सही काम कर रहे हैं। तो भाई सही काम कर रहे हो तो जब गुजरात में मंदिर मस्जिद हट सकते हैं तो मतलब यहाँ भोपाल में ये स्थिति क्यों नहीं हुई? यहाँ वोट की राजनीति क्यों? दूसरा, मुख्यमंत्री निवास पर पंचायतों के नाम पर, धर्म के नाम पर जो आडंबर किए गए, उस आडंबर का क्या परिणाम निकला? ये सलाहकार कौन थे जो आपको आइसोलेटेड कर रहे थे? आप आम जनता के बीच में रोज जाते हैं, आम जनता की क्या कठिनाइयां उनको कोई समझना नहीं चाहता। एक इशू आया, उसको हवा में उड़ाया और बस इसके बाद अपनी सत्ता हम कैसे काबिज रख सकें, ये सारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही और वही कांग्रेस भी कर रही। कांग्रेस ने देख लिया कि बहुसंख्यक समाज को जब तक साथ में साधेंगे नहीं तब तक हम सत्ता में दोबारा काबिज नहीं होंगे, इसलिए वो अपरोक्ष रूप से हमारे आंदोलन के बारे में भी जो बीजेपी का रवैया वही कांग्रेस का रवैया, कांग्रेस भी उसमें आज तक कोई सकारात्मक बात नहीं कर पाई है। वो दोनों, मैंने कहा ना, दोनों दल जो हैं वो कैसे अपना प्रभुत्व कायम कर सके, कैसे सत्ता पर काबिज रह सके, सिर्फ इसी नीति के हिसाब से काम करना चाहते हैं। नियम, संविधान, कानून के हिसाब से कोई दल काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल। यहाँ एक बात और रवि जी आपसे कि चूंकि कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में तो आपसे बाजी मार ही ली है, पर उनका प्रचार अभियान हो या कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात हो, उनको काम पे लगाने की बात हो, वो आपसे आगे चल रहे हैं। यहाँ तो आपके प्रदेश कार्यालय में ये हालात हैं कि न नेता न कार्यकर्ता कोई नहीं दिख रहे। आज आपने प्रदेश व्यापी धरना दिया कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा या दर्शक भी आश्चर्य में होंगे कि 100 लोग नहीं जुटे थे मंच पे। अब वो उस धरने के बारे में मेरे को जानकारी इसलिए नहीं क्योंकि आज घर में मेरे अष्टमी की नवमी की पूजन थी तो मैं नहीं पहुंच पाया, और आज त्यौहार बहुत बड़ा था। आज जिन लोगों ने भी जो धरना, कितनी सच्चाई है कि आपको सूचना भी नहीं दी गई? नहीं, सूचना देखिए जरूरी नहीं हर चीज़ की सूचना मुझ तक आए, जरूर एक क्राइटेरिया होता है किन लोगों को बुलाना है और किन को नहीं बुलाना है। पर सवाल यह कि आज त्यौहार भी बहुत बड़ा था, अगर आज धरना रखा गया था तो शायद कोई ऐसी इमरजेंसी, वो धरना कल भी हो सकता था और अच्छा हो सकता था, पर कहीं संगठन की कहीं कुछ चूक हो रही होगी, अगली बार से ध्यान रखेंगे उसको। सत्ता जाने का गम अभी तक व्याप्त है और इसी के नहीं कोई नहीं हो पा हम रहा लोग संघर्ष से उपजे हुए लोग हैं, सत्ता के बैठे हुए लोग नहीं है साहब, सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस के लोग। आज ये स्थिति है कि पूरे प्रदेश में हम पूरे उम्मीदवार तय नहीं कर पाए और पूरे उम्मीदवार तय हो गए, सिर्फ 3 लोकसभा क्षेत्र रह गए और वो भी हम सभी समाजों का, सभी जातियों का समावेश करना चाहते हैं, इसलिए रोके गए हैं वो 3 लोकसभा, इंदौर, भोपाल और विदिशा, इसलिए रोका गया कि सभी जातियों, सभी समाजों का समागम हो जाए टिकटों में। वो कांग्रेस की तरह परिवारवाद न चले कि मेरे बेटे को दे दो, मेरे बाप को दे दो, मेरे भाई को दे दो और मैं नहीं, अब बनारस से कोई नहीं मिल रहा तो प्रियंका गांधी जी आ जाएं। बीजेपी की 7 सीटें भी रुकी हुई है, 3-4 नहीं है, लेकिन इसके बावजूद होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक दल जिसने 15 वर्ष इस राज्य पर राज किया, उसका कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता एक धरने के लिए आदमी, या तो भाई कार्यक्रम नहीं बनाओ कि भाई आज त्योहार था, आज थोड़ा देखिए मैंने बताया ना, कर लिया। खैर मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ रविंद्र जी कि एक जो बिखराव जैसी स्थिति दिख रही है, क्या अब ये कंसोलिडेटेड हो पाएगी, एकजुट हो पाएंगे सब लोग आप, या चुनाव तक ही ऐसे बिखरे बिखरे रहेंगे कि पता चला पहले चरण दूसरे चरण के चुनाव ही निपटते चले जा रहे हैं, आप प्रत्याशी चयन का टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भोपाल में प्रत्याशी बहुत जल्दी, शायद कल सुबह तक हो जाएगा और ऐसा प्रत्याशी आएगा जो बढ़िया, आप देखेंगे भोपाल की जनता उनके पीछे आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। नंबर 1, नंबर 2 कि हमारा संगठन कमल के फूल के नीचे पूरी तरह से एकजुट है, संगठित है और हमारी संगठन क्षमता इस देश के लोगों ने मालूम है, इस देश के लोग जानते हैं और हमारे विपक्षी दल भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या चीज है और यहाँ का कार्यकर्ता नेताओं के पीछे नहीं भागता है, संगठन के पीछे रहता है। कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है और हम लोग बराबर बूथों पर बैठ के हो रही है हमारी बात अलग है। अभी यहाँ आपसे गुप्ता जी ये सवाल के, चूंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही मध्य प्रदेश में हमेशा छाए रहते हैं और इस बार तो तीसरी शक्ति के रूप में जो थोड़े बहुत बड़े दल थे वो भी गायब हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है सपाक्स ऐसे में कुछ अपनी, देखिए सपाक्स पहचान बना पाएगा? नहीं, सपाक्स पहचान बना रहा है। सतना में हमारा उम्मीदवार कल फॉर्म भर रहा है। हमारा सीधी में रामाधार गुप्ता जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा जनसमर्थन मिला है। मंडला में भी जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उसे जनसमर्थन मिला है। टीकमगढ़ में हमारे व्यक्ति ने फॉर्म भरा है। अभी हम दमोह में भी अपने उम्मीदवार का कल घोषणा करेंगे। तो विचारधारा को लेकर हम सत्ता के लिए दौड़ नहीं लगा रहे हैं,
हमारा तो सिर्फ ये है कि भाई आपके कुछ मुद्दे हैं उनको जो हमारे मुद्दे मतलब स्पष्ट जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे व्यापार का मुद्दा हो। हम ये नहीं है कि मौका देखते हुए किस चीज को हम एडॉप्ट करें, किस चीज को हम विड्रॉ कर दें जिससे हमें वोट ज्यादा मिले, इससे वोट घटे। ये राजनीति सपाक्ष नहीं करती है। मैंने पहले ही दिन कहा, पहली बार भी कहा कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम विचारधारा के लिए समाज में जो दोनों दलों के द्वारा विस्वमन किया जाता है, नियमों के विपरीत जो कार्य किया जाता है, उसको ठीक कर कैसे किया जा सके, कैसे इनके कान में जू को हटाया जा सके और आवाज को पहुंचाया जा सके। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं बात करूं अगर बीजेपी की और कांग्रेस की या फिर सपाक्ष की, तो तीनों दल अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, पर जनता समझती है कि किस तरह से कौन सी पार्टी किन मुद्दों पर खेल रही है। और ख़ास तौर पर बीजेपी से या कांग्रेस से लोग जो अपेक्षाएं रखते हैं, इन दलों के नेता उन पर कई बार खरे नहीं उतरते हैं। पर अब समय आ गया है कि जनता इन सब को परख कर ही वोट देगी। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। कांग्रेस का नहीं था।